आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर विरोधियों के फोन टैप किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के साथ साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन की बात कही। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हर एक सियासी पार्टी अपनी विपक्षी पार्टियों पर हमला करने से पीछे नहीं हटती। हर एक पार्टी विपक्षी पार्टियों पर तीखे हमले कर उनके वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। ऐसे में भला हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कैसे पीछे रह सकते थे। ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेम कुमार धूमल ने अपने अंदाज में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला और लोकसभा चुनावों में केंद्र की कांग्रेस सरकार का बुरा हाल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल की राजनीति के लिए अप्रैल और मई का महीना खास है, वो इसलिए क्योंकि जनता की अदालत की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अप्रैल और मई के महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें विभिन्न अदालतों के भी कई फैसले आएंगे और जनता की अदालत भी अपना फैसला सुनाएगी। उत्तराखंड की सरकार जाएगी, केंद्र की सरकार जाएगी, तो हिमाचल की सरकार भी नहीं टिक पाएगी। धूमल के आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर चुनावों के दौरान विरोधियों के फोन टैप किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष ने इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से एक फोन टैपिंग मशीन खरीदी है, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। अपने राजनीतिक विरोधियों के फोन ये सरकार अनऑथोराइज्डली टैपिंग कर रही है। इनके अपने ही लोग खबरें फैला रहे हैं कि करोड़ों रुपए की एक ऐसी मशीन ली गई है जिससे टैपिंग करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के सहयोग की भी जरूरत नहीं पड़ती। वहीं धूमल ने राहुल गांधी के उस बयान की भी कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने की बात कही। एक किताब छपी है पंडित नेहरू को, जो लेटर सरदार पटेल ने लिखे थे, वो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं महात्मा गांधी हत्या केस की जांच को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं और जो जांच अधिकारी आईजी है उससे डेली शाम को मीटिंग करता हूं और आवश्यक गाइडलाइंस भी देता हूं। जांच के बाद, जांच के तथ्यों के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या के साथ कोई संबंध नहीं है। बहरहाल धूमल के आरोपों के बाद हिमाचल की सियासत पर कुछ विरोधी लहर तो चली है। ऐसे में इन आरोपों का लोकसभा चुनावों में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऊना से संदीप खंडवार, डे नाइट न्यूज। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% सहभागिता के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में शिमला के रिज से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रिज मैदान से शुरू हुई रैली सीटीओ चौक से होती हुई लोअर बाजार से वापस रिज मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने जागरूकता पोस्टर भी अपने हाथों में लिए हुए थे। इस रैली में स्थानीय स्कूलों के छात्र छात्राओं के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हाथों में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए लिखे नारों की पट्टियों के माध्यम से आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मतदाताओं ने हस्ताक्षर के माध्यम से लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने की अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, फिर मुझे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, पता चलेगा। जब मैं सुनती हूँ अपने पेरेंट्स से, अपनों से, बड़ों से,
तो मैं सोचती हूँ काश मैं वोट कर सकती, मतलब अपनी तरफ से, अपने मन चाहा हम सब कुछ कर सकते हैं, पर 18 साल के बाद। अब जब से मेरा वोटर आई कार्ड बना है तब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सही है। आज मैंने ये सब कर लिया तो मेरे को अच्छा लग रहा है, ताकि आगे मैं कर पाऊँ, ताकि मुझे पता चले कैसे वोट दिया जाता है। अब बाकी तो मुझे इसके बारे में जान लूँगी तभी बता पाऊँगी सर। एक्चुअली अभी फर्स्ट टाइम मैं वोट करूँगा, तो एक्चुअली कुछ मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आई थिंक कि वोटिंग थोड़ी फेयर होनी चाहिए, मतलब अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ होने चाहिए बीच में, जैसे समटाइम्स भी सी वो दंगेबाजी वगैरह हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल जेंट्स और लेडीज में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतलब कि महिलाएं भी अपना जो अधिकार है वो ठीक समझे और अपने मतलब कि वोट का जो है उन्हें अधिकार है, एक जेंट्स के बराबर ही उसका जो राइट है वो वोट का होता है, बराबर होता महिला और जेंट्स में। जो खासकर वोटर्स के हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, उसको कवर करने के लिए इनके जो एक्साइटमेंट में खुद महसूस कर रहा हूँ कि इनके पार्टिसिपेशन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल में बसपा प्रदेश की सभी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। ये जानकारी देते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी अवतार सिंह करीमपुरी ने कहा कि लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नहीं चाहते हैं और बसपा उनके लिए तीसरा विकल्प है। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक बसपा चारों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। आज हम मंडी लोकसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी श्री लालाराम शर्मा जी को घोषित किया है। इससे पहले शिमला लोकसभा से गुरनाम सिंह जी को घोषित कर चुके हैं और आने वाले 2-3 दिनों में 25 तारीख तक हम कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा की सीटों पर भी उम्मीदवारों का निर्णय कर देंगे। और हमें ये आशा है कि जिस तरह से हिमाचल में सहयोग मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी हिमाचल में एक मजबूत तीसरा विकल्प कांग्रेस और भाजपा का बनेगा। उत्तर भारत का प्रसिद्ध और सुंदर नगर का परंपरागत राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला शनिवार को शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ मंडलायुक्त ओंकार चंद शर्मा ने नागौन खड्ड में खूंटी गाड़कर बैल पूजा के साथ किया। सुंदरनगर के इस नलवाड़ मेले का पशुपालकों के लिए खास महत्व है, क्योंकि इस मेले में प्रदेश के साथ बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के व्यापारी पशुओं की खरीद और फरोख्त के लिए आते हैं। नलवाड़ मेला पूरे विधि विधान के साथ शुरू तो हुआ, लेकिन मेले के शुभारंभ के मौके पर आचार संहिता का असर भी देखने को मिला। आचार संहिता लागू होने से राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोगों ने मेले से दूरियां बनाए रखी। यही वजह है कि जहां मेले के शुभारंभ के मौके पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, इसलिए शनिवार को निकाली गई शोभा यात्रा में अधिकारियों के अलावा चंद लोग ही देखने को मिले। ये मेला नॉर्थ इंडिया का जो पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है और हमें ये अतीत की तरफ ले जाता है। उस समय के बारे में याद दिलाता है जब धन का मतलब होता था पशुधन, कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पशु होते थे, चाहे वो भेड़ बकरियां हो, गाय बैल हो, भैंसे हो, जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा ये पशु होते थे उन्हीं को ही सबसे ज्यादा धनवान माना जाता था। वैसे तो मेरा ओरिजिनली जैसे मैं स्टेज का थोड़ा बहुत आइडिया ले रहा था, तो उसमें ये 500 साल पहले जैसे कई लोगों ने छापा भी था, तो ये पशुओं की तरफ ज़्यादा, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशुओं का। पहले तो काफ़ी सारे मेले थे नॉर्थ इंडिया में जो बड़े थे, बट प्लेनर एरियाओं में धीरे धीरे बैलों की जो ट्रेडिशनल खेती होती थी बैलों से, वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये ओनर जो सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का पशुओं का मेला है, वो हमें सुंदरनगर नलवाड़ मेले को मिलाए हैं। शिमला जिले के रामपुर में मनाया गया फाग उत्सव देव विदाई के साथ संपन्न हो गया। इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से 16 देवी देवता आए थे। 4 दिनों तक चले इस उत्सव में सभी लोगों ने पहाड़ी नाटियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देवताओं का आशीर्वाद लिया गया। रामपुर का फाग मेला लोग बसंत आगमन की खुशी में मनाते हैं। ये मेला पहाड़ी संस्कृति का प्रतीक है और इस फाग मेले की पारंपरिकता आज भी कायम है। देवी देवताओं को विदाई से पहले राज दरबार और नगर परिषद की ओर से 2 लाख रुपए का नजराना भी दिया गया।
शिमला जिले के रामपुर में बसंत आगमन की खुशी में मनाया जा रहा फाग उत्सव देव विदाई के साथ संपन्न हो गया। इस मेले की शोभा को बढ़ाने के लिए आसपास के इलाकों से 16 देवी देवता आए थे। 4 दिनों तक चले इस उत्सव में बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी ने खूब मनोरंजन किया। देव वाद्य यंत्रों की धुनों में सुबह से शाम तक दरबार प्रांगण में नृत्य चलता रहा। दूर दूर से लोग सुखद भविष्य और देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी शरण में आते रहे। ये परंपरा काफ़ी सालों से आया है। जब लगभग कम से कम 200-300 सालों से ये होली के तुरंत बाद जो है ये मेला चलता है। 16 देवी देवते आए हैं। इसमें से कुछ ऐसे देवते हैं जो 4-5 सालों के बाद आ रहे हैं, जैसा आपका भ्रांदली देवता है, आपका कुल्लू सरांड वाले देवते हैं। ऐसा कई देवते जो पहली बार आए। मेले में ये है कि ये प्योरली जो ये अगर तुरंत जो है ये जो आपका देवी देवताओं का है और इसमें लोग अपने कल्चरल को, साहित्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वो रहते हैं और लोग अपने खाने के लिए कुछ मोरी लाते हैं। लोग आपस में बैठ के भाईचारा का बढ़ावा देते हैं और इस तरह अपने मेले को जो परंपरा को मेंटेन। इस दौरान दूर दूर से आई महिलाएं समूह में बैठकर अपने दुख सुख बांटती रही और अपने साथ लाए गेहूं और चावल की मोड़ी भी खाती रही। दिन भर लोग अपने सुखद भविष्य और कष्ट निवारण के लिए देवताओं से मन्नत मांगते रहे। प्राचीन मेला है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ये राजा साहब के महल में लगता है और इस बार इसको हमने बढ़ाने के लिए आज तक 12 और 13 देवी देवता आते थे, लेकिन इस बार हमने इसको बढ़ा के 16 से 17 कर दिया है। ये यहाँ पे जो सारे देवी देवता आते हैं, इससे लोगों का आपस में यहाँ मेल मिलाप होता है और दूर दूर से लोग आते हैं और सारे देवताओं के साथ यहाँ पे मेल मिलाप करते हैं। फाग मेला सर्दियों के समापन के बाद बसंत आगमन की खुशी में मनाया जाता है और यह मेला लोगों के दिलों में नई चेतना और उमंग भर देता है। रामपुर से विशेष नेगी के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। बिलासपुर के नैना देवी पार्क के पास कोहनी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब युवक युवती नैना देवी से पंजाब की तरफ जा रहे थे। तभी एक प्राइवेट बस को ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और मोटरसाइकिल सवार गिर गए। वहां मोटरसाइकिल पर सवार जीवन कुमार तो सड़क के किनारे जा गिरे, लेकिन युवती बस के पहिए के नीचे आ गिरी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार जीवन का कहना है कि वो अपने पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम के कार्ड देने नैना देवी आया था, जहां उसे ये युवती मिली जो उसी के गांव के होने के चलते वो उसे भी अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने फिलहाल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया है। मैं ऊपर तो आया, एक कुड़ी नैना देवी थी, मैंने जानती है, नाल दे पिंड दी है, ठीक है जी। मैंने बिठाल के ले आया ऊपर तो ਇੱਥੇ आ के ना आई बस के बराबर किया ना मोटरसाइकिल, पिछे तो एक ब्याह वा जोड़ा था, उन्हें मोटरसाइकिल ओवरटेक किया ना, मेरा मोटरसाइकिल जिदा मैं पिछे तो ओवरटेक किया, मैं किसी का घुमाना ही था, जब मोटरसाइकिल घुमाया बस च बजा, मैं उरली साइड गिर गया, फिर मैंने नहीं पता कुड़ी किधर गई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रवासी मजदूरों के 2 बच्चों के साथ लंबे अरसे से हो रहे अप्राकृतिक यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मासूम बच्चों को पैसों का लालच देकर पिछले 4 महीने से दोनों उक्त आरोपी अप्राकृतिक यौन शोषण कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने धारा 376 और 377 पोस्को सेक्शन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोलन पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोनों आरोपियों ने प्रवासी मजदूरों के 2 मासूम बच्चों के साथ पिछले 4 महीनों से अमानवीय अप्राकृतिक यौन शोषण किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मासूम बच्चों को पैसों का लालच देकर पिछले 4 महीनों से दोनों उक्त आरोपी अप्राकृतिक शोषण कर रहे थे और बच्चों द्वारा अपने सहपाठियों से बात का जिक्र करने के बाद ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली। अमानवीय अपराध का शिकार हुए दोनों बच्चे भी प्रवासी मजदूरों के हैं और दोनों के परिजन दिहाड़ी का काम कर परिवार का पालन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 376, 377 पास्को सेक्शन 4 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। कंडाघाट थाने के अंतर्गत एक अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें 2 बच्चों, एक 8 साल का लड़का और एक 6 साल की लड़की जो भाई बहन हैं, उन्होंने स्कूल में पूछताछ करने पर डिस्क्लोज़ किया कि हमारे साथ ये कुछ 2 व्यक्ति अप्राकृतिक तौर पर यौन शोषण कर रहे हैं। तो इस
इसमें पुलिस के पास सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा थाना पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी तफ्तीश स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। 2 मासूम बच्चियों के साथ अमानुषिक तरीके से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद जहां देवभूमि शर्मसार हुई है, वहीं सोलन में सनसनी फैली है। दुष्कर्म जैसा अमानवीय अपराध हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और समाज के विचारों पर एक चोट के साथ साथ हमारे रिश्तों को भी खोखला करता जा रहा है। सोलन से मनोज शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। सिरमौर के पोंटा साहिब में हुए नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पुलिस ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने भी पुलिस प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक मामले में पुलिसकर्मी की मौजूदगी के कारण पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिसके चलते अब तक इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सिरमौर जिला के पोंटा साहब में नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता ने अपने बयान में जिन 3 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया है, उसमें एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी सोनी उसकी अश्लील तस्वीरें खींच बीते कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। बीती 9 मार्च को उनके घर में कोई मौजूद नहीं था। इसका फायदा उठाकर आरोपी सोनी और उसके 2 अन्य साथी उसे घर से उठाकर ले गए और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने भी पुलिस प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक मामले में पुलिसकर्मी की मौजूदगी के कारण पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते अब तक इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये केस 99/14 पुलिस स्टेशन पोंटा में रजिस्टर हुआ है। इसमें 376, 354, 452, 323, 34 आईपीसी सेक्शंस लगाए गए हैं और इसमें अभी एट प्रेजेंट मैं इतना कह सकती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और डीएसपी पोंटा को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग में देखें कि इन्वेस्टिगेशन जस्ट एंड फेयर मैनर में कंडक्ट हो और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।